हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम जो होते हैं अपने बायोकैटालाइजर होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, जो रिएक्शन स्पीड होती है उसको बूस्ट अप करने का काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन्स के बने होते हैं या प्रोटीन नेचर्स के होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम जो होते हैं वो आरएनए के बने होते हैं, जैसे राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस। अब एक वर्ड आता है अपना एंजाइम कंजुगेट। मतलब जो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं। प्रोटीन पार्ट को अपन एपो एंजाइम भी बोल सकते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट को अपन कोफैक्टर्स भी बोल सकते हैं। तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, होला एंजाइम मतलब एंजाइम जो बना हुआ है प्रोटीन पार्ट यानी एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट मतलब कोफैक्टर से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो प्योरली प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, वो होते हैं अपने पेप्सिन, एमाइलेज और यूरिएज। बात करते हैं इसके नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर के अंदर जिसके अंदर लास्ट में एज आता है, मोस्ट ऑफ द वो एंजाइम्स होते हैं, जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइजेसिस, आइसोमरेजेस, लाइगेजेस। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, मतलब कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं जिनके आखिरी में एज नहीं आता, लेकिन वो भी एंजाइम होते हैं, जैसे पेप्सिन और ट्रिप्सिन। और यही होता है इनका क्लासिफिकेशन: ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइजेजेस, आइसोमरेजेस और लाइगेजेस। ये जो होता है एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन होते हैं। इनको याद करने के लिए थोड़ी दिक्कत आती है, इसके लिए इसकी एक ट्रिक होती है ऑथिलिल। ये होती है इसकी ट्रिक। ओ से ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, लाइजेजेस, आइसोमरेज और लाइगेजेस। ये हो गई अपनी नॉमेनक्लेचर की बात। अब अपन बात करते हैं एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन इन नेचर मैंने पहले बता दिया। ये क्या होता है? कॉलाइडल इन नेचर। मतलब ये क्या कराते हैं, जो रिएक्शन के लिए, रिएक्शन जो होती है उसके लिए सरफेस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है अपना एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर मतलब ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। अब चौथा पॉइंट आता है अपना स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब कोई एक एंजाइम पर्टिकुलर काम को ही कर सकता है। मतलब जो काम पहला एंजाइम कर सकता है वो दूसरा एंजाइम नहीं कर सकता है, जो काम दूसरा एंजाइम कर सकता है वो पहला एंजाइम नहीं कर सकता। इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो बहुत हाई होता है, रिएक्शन रेट भी इनका बहुत ज़्यादा होता है। अब एक बार आता है अपना एंजाइम ऑप्टिमा। अब एंजाइम ऑप्टिमा क्या होता है बताता हूँ आपको। ये क्या होता है, ये जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच पर ही काम करते हैं। यदि टेम्परेचर या पीएच कम ज़्यादा होगा तो वो ये अपना रिएक्शन नहीं करते हैं। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो इसके अंदर दो मैकेनिज्म होते हैं। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अभी सबस्ट्रेट क्या होता है तो अपन इसके बारे में बताते हैं। तो सबस्ट्रेट जो होता है ये क्या करता है, यही एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है और प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ठीक है। अब दूसरा होता है अपना एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होता है, एक जगह होती है जो कि एंजाइम्स में प्रेजेंट होती है। ये जो जगह रहती है यहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके लिए दो थ्योरी दी गई थी। पहली दी गई थी लॉक एंड की थ्योरी और दूसरी अपनी इंड्यूस फिश थ्योरी। अब बात करते हैं अपन लॉक एंड की थ्योरी की, जो कि फिशर के द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी के अनुसार एक पर्टिकुलर ताला एक पर्टिकुलर चाबी से ही खुलता है। यदि एक पर्टिकुलर ताले में दूसरी चाबी लगाई गई तो उसके साथ मतलब वो ताला नहीं खुलेगा। सेम ऐसे ही होता है एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के साथ। यदि एंजाइम की एक्टिव साइड सिमिलर होगी सबस्ट्रेट के साइड से तो ही इनके साथ रिएक्शन होगी, नहीं तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। और रिएक्शन होगी तो ये बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं अपन इंड्यूस्ड फिट थ्योरी की या इंड्यूस्ड फिट मॉडल की। इसको अपन कॉस्टलिन थ्योरी भी बोल सकते हैं। जो लॉक एंड की थ्योरी थी वो बहुत ही पुरानी थ्योरी थी, लेकिन ये जो थ्योरी है वो एडवांस थ्योरी है। इस थ्योरी में क्या होता है, जब सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आता है, तो एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस होते हैं। ठीक है। ये चेंजेस जो होते हैं वो ईएस कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प कराते हैं। मतलब इसका सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर और एंजाइम का स्ट्रक्चर सिमिलर हो जाता है, जिसके कारण सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से जुड़ जाता है और ईएस कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर लेता है। तो ये हो गया अपनी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। अब बात करते हैं लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी में क्या होता है, जो एंजाइम रहता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है।
अब ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी जो रहता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स को वर्क करने से पहले जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं अपन एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसको ग्राफ से बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले अपन ने एक ग्राफ बनाया, उसके अंदर अपन ने बनाया इनिशियल स्टेज और दूसरे में बनाया मैंने फाइनल स्टेज। पहला ग्राफ जो है उसके अंदर एंजाइम्स के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, मतलब ये रही अपनी पहला ग्राफ। इसके अंदर एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ही कम लग रही है। और एक ग्राफ मैंने ऐसा बनाया जिसके अंदर एंजाइम्स का कोई रोल नहीं है, मतलब एंजाइम्स उसके अंदर है ही नहीं, तो उसके अंदर आप देखिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी ज़्यादा लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो एंजाइम्स होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने में हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं एंजाइम्स इनहिबिटर्स की। तो एंजाइम्स इनहिबिटर्स वो होते हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ को रोकते हैं। ये मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक तो कॉम्पिटिटर और नॉन कॉम्पिटिटर। अब बात करते हैं अपन कॉम्पिटिटर की। तो इसके अंदर क्या होता है, दो लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन चलता है। पहला होता है इनहिबिटर, दूसरा होता है सब्स्ट्रेट। जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे अटैच होगा और कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करेगा। जैसे यदि इनहिबिटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे अटैच होगा और ईआई कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करेगा। यदि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो एंजाइम्स की एक्टिव साइट पे अटैच होगा और ईएस कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करेगा। अब बात करते हैं नॉन कंपटीशन की। तो इसके अंदर किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो इनहिबिटर्स होता है वो एक्टिव साइट को छोड़ के कहीं पे भी एंजाइम के किसी भी पार्ट पे अटैच हो जाएगा और ईआई कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करेगा। मतलब नॉर्मली क्या होता है, सबसेट या फिर एंजाइम जो रहता था वो एक्टिव साइट पे अटैच हो रहा था, लेकिन नॉन कंपटीशन के अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर एंजाइम के किसी भी पार्ट में एक्टिव साइट को छोड़ के किसी भी पार्ट में वो अटैच हो जाएगा और ईआई कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जैसे ये रहा आपका एंजाइम और ये रहा आपका इनहिबिटर, ये बनाया आपका ईआई कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की। यदि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन को अपन ने बढ़ाया या सबस्ट्रेट की क्वांटिटी को अपन ने बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, लेकिन कब तक बढ़ेगी, जब तक अपने पास एंजाइम्स अवेलेबल हैं। जैसी एंजाइम्स ख़त्म हुई वैसे ही अपनी रिएक्शन सीमित हो जाएगी, मतलब लिमिट हो जाएगी। ऐसे ही होता है अपना एंजाइम कंसंट्रेशन के लिए बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ेगी, लेकिन कब तक बढ़ेगी, जब तक अपने पास सबस्ट्रेट अवेलेबल है। यदि अपन ने सबस्ट्रेट को नहीं बढ़ाया तो रिएक्शन होगी, लिमिट हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन एंजाइम ऑप्टिमा की। तो जो एंजाइम्स का वर्क करने का टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मली 5 से 40 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। यदि टेम्परेचर कम या ज़्यादा हुआ तो वो ठीक से काम नहीं करते या काम ही नहीं करते। कुछ एंजाइम जो होते हैं वो नॉर्मली 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस पर भी काम करते हैं, लेकिन जो मोस्टली करते हैं वो 5 से 40 डिग्री सेल्सियस तक ही काम करते हैं। जो नॉर्मल पीएच होता है काम करने का एंजाइम का वो होता है 5 से 9 डिग्री पीएच। यदि ये पीएच कम या ज़्यादा हुआ तो एंजाइम्स काम नहीं करते।